नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने कफन कहानी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में आज की कुछ मुख्य जानकारी और कुछ 10-20 क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। और इसके बाद में फिर आप इसको 1-2 बार पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना अंडरलाइन करके, और फिर बाद में कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आपको इस कहानी से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना वादा है, क्योंकि हमें भी नहीं आई तो आपको भी नहीं आएगी। बस यही कि मन लगा करके पढ़ो। आज की इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो कफन कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। इसका प्रकाशन दिसंबर 1935 में जामिया पत्रिका में उर्दू में हुआ। फिर 1936 में चांद पत्रिका में ये हिंदी में छपी। कफन कहानी 3 भागों में है। 2006 में कफन कहानी पर एक फिल्म बनी, जिसके निर्देशक थे विनोद कुमार, और इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है कफन, एवं अंतिम उपन्यास इनका जो माना जाता है प्रेमचंद जी का, वो गोदान माना जाता है। लेकिन कमल किशोर गोयनका के अनुसार कफन के बाद भी 2 अन्य कहानियों का जिक्र किया कमल किशोर गोयनका ने, जिसमें पहली कहानी है उन्होंने वो कश्मीरी सेब के बारे में बताया, और दूसरी कहानी क्रिकेट मैच। और क्रिकेट मैच कहानी कमल किशोर गोयनका के अनुसार जमाना पत्रिका में जुलाई 1937 में छपी, और कश्मीरी सेब हंस पत्रिका में अक्टूबर 1936 में छपा। तो ये कमल किशोर गोयनका के अनुसार है। वैसे सर्वमान्य मत या जो सर्वाधिक मत प्रचलित है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी है वो कफन मानी जाती है, जिसका प्रकाशन वर्ष आप लोगों को पता है। इसके बाद में एक जानकारी और है, यानी अब अलग अलग विद्वानों ने कफन कहानी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि जो कफन कहानी है उस पर मार्क्सवाद के प्रभाव होने की बात कही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कफन कहानी पर मार्क्सवाद की बात किसने की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। कफन कहानी में प्रेमचंद ने पात्रों के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को अत्यंत सजीव ढंग से प्रस्तुत किया। सामाजिक विद्रोह का भाव भी दिखलाई देता है कफन कहानी में। शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कफन कहानी के बारे में कि कफन का तल स्पर्शी यथार्थ का अंकन है। दूसरा, ये भी शिव मंगल सिंह जी का कथन है। इसमें कहते हैं ये कफन कहानी घोर दरिद्रता की दानवता के यथार्थ को उद्घाटित करती है। इसके बाद में जो अगला डाटा है अपना, और वो हिंदी के महामहिम दद्दा जिन्हें हम कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और कोई भी हिंदी का पार्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर उसमें रामचंद्र शुक्ल का नाम ना आए तो वो टॉपिक ही अधूरा अधूरा लगता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कफन कहानी के आधुनिक यथार्थ को अस्वीकार करते हुए कहा है कि प्रेमचंद की कल्पना अब अधिक उड़ान भरने लगी है, और जहाँ पर बहुत शुक्ल आ जाए वो तो वेरी मोस्ट होता है कि प्रेमचंद की कल्पना अब अधिक उड़ान भरने लगी है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामविलास शर्मा कहते हैं कि घीसू और माधव के घोर आलस्य एवं स्वार्थपरक समाज की व्यवस्था इसके लिए उत्तरदायी है। प्रोफेसर वीर भारत तलवार कहते हैं कि कफन जो कहानी है वो दलित चेतना की नहीं, बल्कि दलितों की आर्थिक परिस्थितियों की कहानी है। इसके बाद में अगला है प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह उर्दू में, और उर्दू में है उनका सोजे वतन। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह है वो सप्त सरोज है। नगेंद्र ने प्रेमचंद की पहली कहानी सोत को माना है। गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने पहली कहानी पंच परमेश्वर को माना है। क्योंकि देखो प्रेमचंद को कथा सम्राट कहते थे, इसमें कहानियाँ और उपन्यास शामिल होता है, तो इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिख दी जो मानसरोवर के 8 खंडों में शामिल है। इसके बाद में कमल किशोर गोयनका ने कफन के बाद 2 अन्य कहानियों का जिक्र किया, जो शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया। एक बार फिर देखो, कश्मीरी सेब जो हंस पत्रिका में छपी थी, और क्रिकेट मैच जमाना पत्रिका में छपी थी। इसके बाद में कफन कहानी की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है कि प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी और सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि निम्न पंक्ति कौन सी कहानी से ली गई है, और उसमें फिर ऐसी कहानियाँ देंगे, एक तो कफन दे देंगे
एक आपकी प्रकृति से संबंधित है, जैसे वो पूस की रात दे देंगे, और दो और कोई अन्य, चाहे एक पुरस्कार कहानी दे देंगे, क्योंकि उसमें भी जिक्र आता है वो दुर्ग के पीछे साफ सफाई करते उस समय तो प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी और सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा, और ये सबसे मोस्ट पंक्ति है। इसके बाद में हम थोड़ा बहुत और देखते हैं, और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, कपन किस प्रकार की कहानी है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि कपन यथार्थवादी कहानी है, क्योंकि यथार्थ है, इसमें सीधा सीधा बताया गया है। कपन कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई, तो कपन कहानी पहली बार 1935 में प्रकाशित हुई। किस भाषा में हुई, तो वो उर्दू भाषा में। अगला क्वेश्चन भी है कि कपन कहानी किस भाषा में प्रकाशित हुई, उर्दू भाषा में। और तीसरा क्वेश्चन इसका है कि कौन सी पत्रिका में, तो ये आपको पता है कि ये जामिया पत्रिका में हुई थी। कपन कहानी हिंदी भाषा में कब प्रकाशित हुई, तो ये 1936 में हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई कपन कहानी। और कौन सी पत्रिका में हुई हिंदी भाषा में, तो ये चांद पत्रिका में हुई। कितने भागों में है, तो ये तो आपको पहले भी बता दिया कि कपन कहानी 3 भागों में या 3 परिच्छेदों में संपादित या लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कपन कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र इसमें है घीसू। माधव की पत्नी का क्या नाम था, तो पता है माधव उसका बेटा था, और बेटे की बहू कौन थी, बुधिया। कपन कहानी का प्रारंभ होता है, आप लोगों को बताया था कौन सी रातों में लिखी गई थी, ये जाड़ों की यानी सर्दी की रातों के बारे में। झोपड़े में सो रही बुधिया क्यों कराह रही थी, किस कारण, प्रसव वेदना की अपार वेदना से पीड़ित थी, यानी प्रसव पीड़ा के कारण माधव की पत्नी बुधिया करा रही थी। अब आप देखो ये क्वेश्चन है, कहानी पढ़ो, 2 बार कहानी पढ़ो आराम से, उसके बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आप लोगों को नहीं आए। अगला क्वेश्चन है, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जो जा देख तो आ, यह कथन किसका है, तो कौन किसको बेचता है, ये तो शायद आपको पता होगा कि घीसू माधव बेटे को बेचता है, लेकिन माधव जाता नहीं, क्यों। अगला क्वेश्चन देखो, जब घीसू ने माधव को अंदर जाकर बुधिया का हाल जानने के लिए कहा, तब माधव के चेहरे पर भाव था, क्रोधपूर्ण भाव था। क्रोध क्यों था, क्योंकि माधव को पता था कि अगर मैं बुधिया को देखने अंदर गया तो घीसू आलुओं का आधा या बड़ा भाग क्या कर जाएगा, चट कर जाएगा। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। यह कथन किसका है, तो ये कौन कहता है, ये माधव कहता है। माधव किस नशे का आदी था, देखो वैसे तो माधव किस नशे का आदी था, तो वैसे तो ये शराब भी पीते हैं, चिलम भी पीते हैं और बीड़ी भी पीते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आए या ऐसा क्वेश्चन के साथ ये ऑप्शन आए तो आप लोग इसमें उपयुक्त सभी लगाना, लेकिन मान लो कि उपयुक्त सभी के अलावा यहाँ कोई और ऑप्शन दे दे जो इसमें अपनी कहानी में जिसका नाम नहीं आया, जैसे कि कोई भी दे दे, मान लो कि वो पान मसाला खाता था, तो फिर इसमें जो राइट आंसर मानेंगी आरपीएससी, वो मानेगी चिलम पीना। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें वर्तमान में तो अभी इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार तो इसका राइट आंसर ये है। चिलम पीना क्यों मानेगी अगर यहाँ पर पान मसाला हो, क्योंकि आपको पता है कि माधव की विशेषता ये बताई गई है कहानी के प्रारंभ में कि वो आधे घंटे काम करता है तो घंटे भर चिलम पीता है। वो तो ऑप्शन के अनुसार भी कभी कभी उत्तर निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, बुधिया इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। दोजक का अर्थ क्या है, तो दोजक का अर्थ यहाँ नरक से लिया गया है। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। यह किसका कथन है, तो ये कौन कहता है, ये माधव कहता है। कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। घीसू की इस सोच में किस व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है, तो ये किसानों का शोषण और बेगार प्रथा पर। इसीलिए तो ये समाज का आईना भी है कहानी,
क्योंकि इस कहानी में किसानों और मजदूरों की दशा घीसू और माधव से कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं थी। इसी कारण तो समाज पे करारा व्यंग भी किया गया है, सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग है ये। अगला क्वेश्चन है, आलू खाकर घीसू और माधव धोतिया ओढ़कर सो जाने की तुलना लेखक ने किससे की? तो अजगरों से। गेंडुलियों की तरह पड़े थे ना वो, तो अजगर आएगा इसमें। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। यह पंक्तियां किसके बारे में कही गई है? तो एक ही है इसमें, तो बुधिया के बारे में कही गई है। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। घीसू और माधव के पास ज्यादा रोने पीटने का अवसर क्यों नहीं था? क्योंकि लकड़ी व कफन की व्यवस्था करनी थी। क्योंकि घर से तो पैसा किस प्रकार गायब था, जिस प्रकार चील के घोंसले से मांस गायब होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बुधिया के दाह संस्कार के लिए कफन खरीदने हेतु पैसों के लिए बाप बेटे किसके पास गए? तो किसके पास गए थे वो? जमींदार के पास गए थे। सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, यहाँ घीसू किस विपत्ति के बारे में कह रहा है? तो किस विपत्ति के बारे में कहता था? कफन के लिए पैसे नहीं थे, तो कफन लेना था ना उसे, उसी विपत्ति के बारे में कह रहा था। घीसू पर तरस खाकर क्रोधित होते हुए भी जमींदार ने कितने रुपए दिए? कितने का सिक्का निकाल करके फेंका था? तो 2 रुपए का फेंका था। लेकिन सांत्वना में एक भी शब्द नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, केवल 2 रुपए फेंक दिए और अपना जैसे बोझ उतार दिया जी का, उस प्रकार फेंक दिया कि उठाओ और चलता बन। जब घर में अनाज की कमी हो जाती तो घीसू क्या काम करता था? घीसू जंगल से लकड़ियां तोड़ करके लाता था। और जब अनाज की कमी होती तो माधव क्या करता था? माधव उसी घीसू के द्वारा, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ लिखो आप लोग घीसू के द्वारा लाई गई लकड़ियों को बाजार में बेचकर पैसे लेकर के आता था। कपन कहानी में घीसू की आयु कितनी बताई गई है? कपन कहानी में घीसू की आयु 60 वर्ष बताई गई है। लेकिन एक जगह 20 वर्ष भी है, वो कौन सी जगह है वो लोग आप कमेंट में करो देगा। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। यह कथन किसका है? तो यह कथन माधव का है। साहित्य क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए, फिर भी एक बार जल्दी से देख लो। कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। घीसू की इस सोच में किस व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है? तो किसानों की शोषण व्यवस्था पर। घीसू के जीवन में याद रखने लायक बात क्या कौन सी थी? तो वो थी ठाकुर की बारात में दावत की तृप्ति। जब वो ठाकुर की बारात में गया था, जी भर पेट भर उसने क्या खाई थी? पेट भर उसने पूड़ियां खाई थी। और अब ये बताओ कि ये घीसू ठाकुर की बारात में गया था, उस समय कितने वर्ष का था? तो कितने वर्ष का था वो? 20 वर्ष का। और इसमें उम्र कितनी बताई इसकी? 60 वर्ष। आलू खाकर घीसू और माधव धोतिया ओढ़कर सो जाने की तुलना लेखक ने किससे की? अजगरों से। अगला क्वेश्चन है, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। यह पंक्तियां किसके बारे में किसने कही, किसके बारे में कही गई है? तो ये बुधिया के बारे में कही गई है। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, क्योंकि लकड़ी व कफन की व्यवस्था करनी थी। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस या मांस। तो घर में पैसा किस तरह गायब था? जैसे चील के घोंसले से मांस गायब होता, उसी प्रकार उनके पास क्या नहीं था? एक भी पैसा नहीं था। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, यह किसका कथन है? तो यह किसने कहा था कि कफन लाश के साथ जल ही जाता है? किसने कहा था? ये माधव ने कहा था। और क्या रखा रहता है? और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? ये घीसू ने कहा था। ओझा कितना रुपया मांगता था यहाँ पर? ओझा इस गांव में 1 रुपया मांगता था। कफन लाने के लिए गए हुए घीसू और माधव अचानक से कहाँ चले गए? सरूर की
मधुशाला में चले गए और कौन सा गाना गाया देखो तो यहाँ जा करके वो आप लोग कमेंट में बताओ जो किसका है। कबीर की पंक्तियां हैं, कौन सी पंक्तियां वो आप लिखते रहना। इसी के साथ आज की क्वेश्चन है, और प्रेमचंद जी के बारे में तो क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को अगर आप लोग हिंदी से हो, हिंदी से तैयारी कर रहे हो, तो ये तो पक्का है कि आप लोगों को प्रेमचंद जी के बारे में बताना तो इस प्रकार है जैसे इसको दिया दीपक को रोशनी दिखाने के प्रकार है। और इसी के साथ देख सकते हो आप लोग कहानी है, कहानी गद्य पद रचना है। इनसे अगर सही ध्यान लगा करके पढ़े और अंडरलाइन करते हुए पढ़ो तो जितने क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में सारे के सारे सही हो सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आरपीएससी डाटा पूछती है। सबसे ज्यादा कफन कहानी, कोई सी भी कहानी या रचना ले लो, उससे रचना से ही पूछती है, बाहर से बहुत कम पूछती है। आरपीएससी का यही है कि किस कवि ने क्या कहा, वो वक्तव्य तो बहुत कम पूछती है, लेकिन इनके अंदर से जो डाटा है या मुख्य पॉइंट है या कोई प्रचलित पंक्ति है वही पूछती है। और आरपीएससी के पुराने पेपर देखो और कफन कहानी को पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन निकालो। ऐसा कोई क्वेश्चन लगेगा नहीं आप लोगों को कि क्वेश्चन नया है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पूरी की पूरी रचना से आते हैं। प्रेमचंद जी के बारे में एक अच्छी बात है, लिख लो। 8 फरवरी 1921 को इन्होंने शिक्षा विभाग से इस्तीफा दे दिया था। उर्दू में सर्वप्रथम प्रकाशन जामिया में हुआ 1935 में। 1936 में चांद पत्रिका, 3 परिच्छेदों में है ये। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हो। और भी प्रेमचंद जी के बारे में अगर ज्यादा ही बताना होगा तो फिर उस दिन घंटा 2 घंटे भर की जो क्लास लेंगे वो पूरी प्रेमचंद जी पर ही लेंगे, तब फिर इनके बारे में पूरा बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वैकेंसी भी आएगी, निराश मत हो, क्योंकि और असंभव कुछ भी नहीं है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी फिर तो उस भागने दौड़ने में कि किसकी तैयारी करे किसकी नहीं करे, इसी में टाइम निकल जाएगा। फॉर्म भरना है, गलती हो गई, कितनी सीटें आई, कहाँ सेंटर आया, कौन सी किताबें पढ़े कौन सी न पढ़े, इसमें पूरा समय निकल जाएगा। इसीलिए अभी तैयारी करते रहिए। अभी धीरे धीरे तैयारी करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उस पीडीएफ में, फाइनल पीडीएफ में आपके रोल नंबर जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, सफलता के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जा करके जितना तपोगे उतना ही आप लोग निखरोगे, खरे कुंदन की भांति निखरोगे। और ज्यादा समय न गंवाते हुए आज का सेशन इसी के साथ समाप्त करते हैं। और कल हम पढ़ेंगे जो अपने सेकंड ग्रेड में लगी हुई कहानी है, और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। कौन सी है आप लोग समझ गए होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी पढ़ेंगे। और फिर उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो देख करके 2 क्लास में उसको को भी समाप्त करेंगे। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहो और अपने सपनों को साकार करते रहो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। और असंभव कुछ भी नहीं है, अगर हम चाहे तो हम भी IAS RS बन सकते हैं, लेकिन अपनी तो सोच ही नहीं है। अपनी तो सोच ही रीट की तरह है, तो फिर वो वही रहते हैं रीट में ही। और रीट ने तो बहुत सारे, जिसमें मैं भी हुए, सबकी जिंदगी बर्बाद करी है। लेकिन यही है कि हम आगे बढ़ गए तो आज सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर तक है। बस इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। और एक बात, कल 15 अगस्त है, इसलिए आप सबको जय हिंद जय भारत, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।